गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है और कैपेसिटेंस इक्वेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस इक्वेशन इज यूज्ड टू कंपेयर द लैटिस एनर्जी ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स। इट विल नेवर बी यूज्ड डायरेक्टली बाय यू। इस चीज के लिए आप एकदम श्योर रहिए कि कभी भी आपको इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाएंगे। आपने कहा कि सर अच्छी बात है। और लेकिन बॉर्न-हैबर साइकिल पर कभी कभी जेई के अंदर या तो उसमें जो हेस लॉ का कॉन्सेप्ट है कि चाहे आप इंथैल्पी चेंज डायरेक्ट कैलकुलेट करें या इनडायरेक्ट कैलकुलेट करें, इट विल बी सेम। तो इस वजह से हो सकता है कि जेई में पूछ लिया जाए। नीट के लिए आप ये निश्चिंत रहें कि कभी भी आपको बॉर्न-हैबर साइकिल के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। पर चूंकि मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम लोग एक न्यूमेरिकल इस पे भी देखते हुए चलेंगे सेफ्टी पर्पसेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर केसीएल। एक कंपाउंड हमको मान लीजिए बनाना है केसीएल, और दोबारा से बहुत जल्दबाजी में मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ जरा हैबर साइकिल का। तो आपको मैंने बताया था कि एटम का आदान और प्रदान, पोटेशियम तो सॉलिड स्टेट में होगा, हाँ सर। तो एटम में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हमेशा आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट में होता है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट में पहले आप इस एटम को एटमाइज करेंगे। देखो एक लैटिस में अगर सिर्फ पोटेशियम 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 के एटम्स ही हो तो भी वो आइसोलेटेड नहीं है। जैसे एक भीड़ में एक के बगल में 5-6 आदमी बैठा हो और आप उसमें से एक आदमी को खींच के निकालो तो थोड़ा ना थोड़ा दूसरा डिस्टर्ब हो ही जाएगा। तो एटोमाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो उस एटम को बाकी उसके पड़ोसियों से आइसोलेट कर देता है। उतना एनर्जी आपको देना पड़ता है, पर मोल के लिए वैलिड होता है। जैसे ही आप वो एनर्जी देंगे तो ये पोटेशियम गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद आप डेल्टा आयनाइजेशन H माइनस देंगे। तो आयनाइजेशन हो रहा है कब? जब एटोमाइजेशन हो चुका है या ये पोटेशियम वेपर बन चुका है। अब ये किस में तब्दील हो जाएगा मेरे बच्चों? ये के प्लस गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यू विल गो टू Cl2। आपने बोला हाँ सर। तो जब Cl2 के पास आप जाओगे, ये पहले से गैस में है, एटोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा इस पर डेल्टा डिसोसिएशन H माइनस, अगर आपको याद हो आपने ये प्रोवाइड किया, इट विल कन्वर्ट टू Cl गैसियस, and after conversion of Cl gaseous it will take the electron which was released by the potassium, और इस इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इट विल गेट कन्वर्टेड टू Cl माइनस गैसियस। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा और उस दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम लोग कहेंगे लैटिस एनर्जी। आपने कहा कि अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और मैंने हेस लॉ से आपको ये भी समझाया था कि ये जो एनर्जी होगी अगर डायरेक्टली भी बनता तो उस केस में एनर्जी क्या होती? तो आप कहेंगे सर डेल्टा एच एफ। तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा ए एच माइनस प्लस डेल्टा आई एच माइनस प्लस डेल्टा डिसोसिएशन एच माइनस प्लस डेल्टा ई जी एच माइनस और प्लस लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर आती है बारी साइन कन्वेंशन की, जो मैंने आपको बताया था एनर्जी गिवन टू द सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव एज पर थर्मोडायनेमिक कन्वेंशन एंड एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो आप कहेंगे कि सर ये एनर्जी सिस्टम से जनरली रिलीज होती है, तो देखिए ये नेगेटिव में है, और यहाँ भी आपका डेल्टा एच एफ देख लीजिए, डेल्टा एच एफ और केसीएल निगेटिव में दिया हुआ है। एटोमाइजेशन की एनर्जी आप दे रहे हो सिस्टम को, आप वेपर बना रहे हो ना, तो इफ यू आर मेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो आप दे रहे हो तो ये एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएगी, ये एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, डिसोसिएशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग को NaCl बनाने के लिए Cl2 में से कितने मोल एटम की जरूरत पड़ी? देखो अगर यहाँ ये Cl2 लिखा हुआ है इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल है, लेकिन 1 मोल मॉलिक्यूल में एटम कितने मोल है? 2 मोल है। और यहाँ पर देखिए ये एनर्जी 2 मोल एटम के लिए दी हुई है, इसलिए आपको डेल्टा डिसोसिएशन H माइनस इस केस का निकालने के लिए 244 को 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि आंसर विल बी 122 किलो जूल पर मोल फॉर द क्लोरीन एटम मेरे बच्चों, क्योंकि दोनों मोल यूज नहीं हुआ है, दोनों मोल यूज नहीं हुआ है। यही बात आपको बस सिखाना था। तीसरी बात कि आपको मैंने बताया था, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पहला नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखिए। एक एनर्जी होती है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक क्वालिटेटिव टर्म होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस आपको जानबूझकर लिख करके दे देगा।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक क्वालिटेटिव टर्म होता है और उसका जो प्रैक्टिकल टर्म है या क्वांटिटेटिव टर्म है इज डेल्टा EgH माइनस। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, लेता है, तो वो खुशी खुशी में कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इट वांटेड द इलेक्ट्रॉन एंड नाउ इट इज गेटिंग इट, तो उसको थोड़ा सा खुशी मिलता है, वो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करता है। आपने कहा सर अच्छी बात है, तो इस एनर्जी को जब हम साइन कन्वेंशन के अनुसार लिखेंगे तो निगेटिव। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द ओनली टर्म विच डू नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब सर आप अगर डेल्टा EgH माइनस को लिख रहे हो किसके तौर पे सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के तौर पे लिखोगे तो भले वहां सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही होगी, लेकिन आपको पॉजिटिव ही लिखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी, इट हैज टू बी पॉजिटिव। देखिए ये बताने की जरूरत तो नहीं है, बट सुन लेते हैं, क्या ही जाएगा, थोड़ा सा कुछ नॉलेज ही होगा। मैं ये कहने ये वाला हूं कि अगर डेल्टा EgH माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ AE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, माइनस 5/2 RT, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा 0 to T। दिस इज द एक्चुअल टर्म, जो कि आपके लेवल से थोड़े ऊपर की बात है, बट आप समझ सकते हैं। अब देखो ये दोनों जो फेनोमेना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो, ये बोथ द फेनोमेनाज आर वैलिड ओनली एट 0 केल्विन। ये 0 केल्विन पे है, इसलिए इसको थ्योरेटिकल फेनोमेना या क्वालिटेटिव नंबर कहते हैं। दिस इज क्वालिटेटिव एंड डेल्टा EgH माइनस इज क्वांटिटेटिव। अब देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट होकर थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाएगा। मैं ये सब नहीं बता रहा हूँ, बताने की बात बस इतनी है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो ये पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा EgH माइनस जो है ये सदैव माइनस ऑफ AE के बराबर होगा। आपने कहा यस सर, यानी कि AE बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा EgH माइनस। इसका मतलब कि ये दोनों टर्म का मैग्नीट्यूड सेम ही है। यहाँ AE क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन दोनों टर्म का मैग्नीट्यूड विल बी द सेम, बट साइन कन्वेंशन अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन नेवर बी निगेटिव, दिस इज द साइन कन्वेंशन। मेरे बच्चों याद रखिएगा कि ये साइन कन्वेंशन के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, इसका अपना एक है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब वर्ड का यूज आप करेंगे तो उसको हमेशा पॉजिटिव मिलना। आपने कहा ठीक है। अब देखिए लैटिस एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो ये तो भी आपको कैलकुलेट ही करनी है। अगर लैटिस एनर्जी निगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने एनर्जी रिलीज की है, एनर्जी गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब ये आया नहीं, अगर आता है तो देखिए चारों ऑप्शंस -750, -850, -729 और -719, ये सारे के सारे नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैटिस एनर्जी निगेटिव आएगी। लैटिस एनर्जी निगेटिव मतलब अपना सिस्टम स्टेबल। आपने कहा ठीक है। डेल्टा HF की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, देखिए -438, तो आपने लिख दिया। एटोमाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा तो लिखा हुआ है 89, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की 425, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी मैंने आपको बोला यहाँ दिया हुआ है 244, लेकिन हमको यहाँ लेना होगा 122 बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम आउट ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम विच आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। आपने कहा बढ़िया बात है सर। और यहाँ डेल्टा EgH माइनस क्या होगा, निगेटिव में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये लिख के दिया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन, तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव है मतलब डेल्टा EgH माइनस यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, वो हीट जो एटम रिलीज करता है जब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, कब रिलीज करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का हो, जब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। मेरे बच्चों आपने कहा अच्छी बात है सर। तो यहाँ पर जो है -355 आ जाएगा और प्लस लैटिस एनर्जी। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। आपने कहा हाँ सर समझे। अब आप इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो जरा हम लोग अलग से कैलकुलेट कर लें। देखिए जरा 425 और 122 और 89, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा और ये 636, और 636 में से हम लोग माइनस क्या कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं 355 को, तो 355 को माइनस करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 281, 281, 281, 281 किस में है, पॉजिटिव में, तो बराबर के इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, 281 पॉजिटिव में, इसका मतलब -438। आपने कहा ठीक है सर। और यहाँ पर
इज इक्वल टू 281 प्लस लैटिस एनर्जी, और इसलिए लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू -438 -281। अगर आप इसको ऐड करें 8 और 1 9, 83142, आपने कहा 719 किलो जूल पर मोल मेरे बच्चों। इसका मतलब आंसर डी विल बी करेक्ट। बहुत ही प्यार से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनाने वाला हूं मैं कि ये जितने भी टर्म है आप पहले टर्म से यूज टू हो जाइए। मैं अपने हर लेक्चर में एक बार तो बोलता ही हूं, द केमिस्ट्री इज नॉट टफ, इट्स टर्म्स आर टफ। यहाँ मैंने दो चीजें आपको सिखाई, एक तो बॉर्न-हाइबर साइकिल अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम CaCl2 का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो CaCl2 में 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड में दोनों मोल यूज हो जाता क्लोरीन, तो इसका मतलब डेल्टा डिसोसिएशन H- की जो वैल्यू दी हुई होती हम उसी के साथ प्रोसीड करते हैं। वी नीड नॉट डिवाइड इट बाई 2। आपने कहा यस सर, लेकिन यहाँ क्या है, 2 मोल में से आपने 1 ही मोल यूज किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ KCl। आप कभी मौका मिले तो एक इक्वेशन सर्च कर लेना, मैं पढ़ाऊंगा उसको। द चैप्टर विल बी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, किरचॉफ इक्वेशन करते हैं, किरचॉफ नहीं किरचॉफ, KIRCHOFF। तो किरचॉफ इक्वेशन जरा सर्च करना, आपको आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी अंतर पता चलेगा, और अगर वो पता चल गया देन यू विल श्योरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ionization potential and electron affinity. Ionization potential is a practical term. It is valid at any temperature, while electron affinity is a very theoretical term. इट इज जस्ट, देखो एक एटम किस हद तक इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है, बस वो बताने के लिए जिस नंबर का प्रयोग किया जाता है, दैट नंबर इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं बोलता भी हूं कई बार, एफिनिटी का मतलब होता है नीड, वांट, डिजायर, आपकी चाहत कितनी ज्यादा है। जैसे अभी जेई नीट की तैयारी आप कर रहे हो, तो एग्जाम को क्रैक करने की आपकी चाहत कितनी है, दैट इज योर एफिनिटी। उसको आप कोई नंबर क्वालिटेटिवली बात नहीं करते। इसी टर्म को जब हम क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन वी गो टू व्हाट, डेल्टा EgH- विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपने कहा सर समझ में तो आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, दैट्स व्हाई दे कांट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, बट दे कैन एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म इज मोर ऑफ अ experimental term than a theoretical term. We will be talking about isomorphism। आपने कहा कि अच्छी बात है सर। आइसो का क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, आइसो मीन्स सेम, और मॉर्फिज्म मतलब शेप और स्ट्रक्चर। आपने कहा ये भी अच्छी बात है सर। सेम शेप और स्ट्रक्चर वाले, इसमें देखिए कुछ कुछ कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया NaCl और आपके सामने आ गया MgO, और आपके सामने चलिए एक और आ गया NaBr। अगर मैं आपको कहूं कि ये सब क्या आपस में आइसोमॉर्फ है, ध्यान से सुनिएगा। यहां भी एटम का रेशियो क्या है, 1:1 है, एक सोडियम एक ब्रोमीन। यहां भी क्या है 1:1, और यहां भी देखो मेरे बच्चों, चार्ज भले दो दो यूनिट है बट एटम क्या है, एक एक, तो 1:1। तो ये तीनों भी आपस में आइसोमॉर्फ कहलाएंगे, आइसोमॉर्फ कहलाएंगे। मतलब एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए, एटॉमिक रेशियो मस्ट बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी सेम। आपने कहा सर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये एक कंडीशन है, और भी कोई कंडीशन है सर? यस देयर इज कंडीशन। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कहा NaNO3 और CaCO3, मैंने आपको पहले ही बताया है इट इज अ मोर एक्सपेरिमेंटल टर्म देन अ थ्योरेटिकल टर्म। मतलब एक्सपेरिमेंटली इट इज मोर, मतलब प्रीवेलेंट वी कैन से, ये दिस इज मोर डोमिनेंट इफ यू आर टॉकिंग एक्सपेरिमेंटली। क्योंकि आपको एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से जो ज्योमेट्री देखनी है, अगर किसी, जैसे हमारे बॉडी का एक्सरे निकलता है बहुत ही आराम से, फ्लैश अपनी जगह पे रहता है और अंदर की हड्डियां दिख जाती हैं, उसी तरह से अगर आप किसी क्रिस्टल का क्रिस्टेलोग्राफी करोगे देन इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये सब अपने सिलेबस में है ही नहीं, क्यों लोड लेना है, PG में पढ़ना है तो आपको अभी 11-12 में कोई जरूरत नहीं है इसके, बस नाम जानिए काफी है। तो अब इन दोनों को देखिए जरा, मैं अभी तत्काल के लिए आपको बता देता हूं कि दिस इज आपका NO3 माइनस,
और दिस इज आपका CO3 2-। दोनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। सर ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या बोल दिया, सब बताएंगे मेरे भाई, अभी बस ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। आपने बोला ठीक है सर। अगर हम NO3 को देखें, N यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ O- और यहाँ O- और N पे आ जाएगा प्लस। यहाँ पर ये 1 2 3 सिग्मा बना रहा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है स्टेरिक नंबर। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 और 3, और लोन पेयर कितना है 0, तो स्टेरिक नंबर 3। इफ द स्टेरिक नंबर इज 3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 मेरे बच्चों। अगर यहाँ कार्बोनेट को देखें तो CO3 2-, दिस इज आवर कार्बोनेट। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों बॉन्डिंग में आपको दिख रहा है, ये भी sp2। मतलब ये भी आपका ट्राइगोनल प्लानर है, ये भी आपका ट्राइगोनल प्लानर है। और देखिए फिर से यहाँ रेशियो 1 मोल, और नाइट्रेट भी 1 ही मोल पूरा कैटायन काउंट होगा, ये भी 1:1 काउंट होगा। या अगर आप एटम के एकदम स्ट्रिक्ट हैं कि सर एटॉमिक रेशियो मस्ट बी सेम, तो आप इसको लिखिए 1 एटम 1 एटम 3 एटम। आपने कहा मजा आ गया सर, 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, गुड। 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 1:1:3। atomic ratio must be same and structure of anionic part must be same। जहां भी स्ट्रक्चर या शेप है वो बराबर होना चाहिए, तभी दोनों एंटिटी आपस में एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहे जाएंगे। बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है। एक आखिरी बात और है, अभी आपके लेवल पे सिर्फ 3 कंडीशन। पहला कंडीशन एटम सेम होना चाहिए, दूसरा स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए एनायनिक पार्ट की, एंड द थर्ड कंडीशन मेरे बच्चों इज, व्हाट इज थर्ड कंडीशन सर? द थर्ड कंडीशन, if the compound is containing water of crystallization, if the compound is having water of crystallization, then it must be same। मतलब मान लीजिए कि CaSO4.XH2O है या X1H2O, जहां X1 वाटर मॉलिक्यूल की संख्या को दर्शाता है, और मैं कहूं कि MgSO4.X1H2O है मेरे बच्चों, या X2H2O है, तो X1 हैज टू बी इक्वल टू X2। और सर बाकी के काम, हाँ बाकी के काम भी होने चाहिए। जैसे दोनों जगह मैंने सल्फेट लिया तो इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम, यस सर। रेशियो ऑफ एटम देखिए 1:1:4, 1:1:4 सेम, और नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी क्या होने चाहिए, सेम। देन ओनली यू विल से that this compound is an isomorph of that compound। Isomorphism is a very peculiar phenomena। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस आपको बता दिया कि अगर आयनिक कंपाउंड मेरे बच्चों, if ionic compounds are not showing isomerism, why they are not showing isomerism? Because ionic bonds are non-directional in nature, the bond has to be directional। ये बार बार डायरेक्शनल सर क्या बोल रहे हैं, ये मैं बताऊंगा जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में 30% या 25% आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, बाकी के 70-75% कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं, चलिए बहुत ही आराम से देखिएगा। ये जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बीच में आ गया, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो बस थोड़ा सा इंतजार करना है सर। मैंने आपको साफ साफ कहा है कि अगर मैं इस चैप्टर के अंदर क्लियर कर दूं एक बात, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो कोई भी टीचर को, जैसे द्रोणाचार्य को द्रोण किसने बनाया था, क्या खुद बन गए थे? आंसर है नहीं। द्रोणाचार्य को गुरु द्रोण बनाने वाला था अर्जुन। तो इस पे बस फोकस करना कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं 10 20 50 जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ये एक किताब या किसी लेक्चर से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, ये बहुत सारी मतलब 6 से 7 किताबें पढ़ करके 8 सालों में जितना मैंने सीखा है उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं। अभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, एक्चुअल में व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और आप मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद किसी और लेक्चर से मैच कर लेना, और उसके बाद मुझे बताना, खुली चुनौती है आपके लिए। आप खुद बताना मुझे आकर के कि नहीं सर वो वाला लेक्चर जो है ना उसमें ज्यादा कंटेंट था या थोड़ा सा डीप कंटेंट था। ठीक है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं
कोवैलेंट बॉन्ड, बीच में कहीं पर हल्का सा रुक के हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की चर्चा भी कर लेंगे, बट नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज ऑल अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड्स। आपने कहा अच्छी बात। ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा और बी स्पेसिफिक इन केमिस्ट्री, जितना कहा जाए उतना ही करना है, अपने मन से कोई एजम्पशन नहीं लेना, बर्बाद हो जाओगे। आपने बोला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग, बस इसी पे पूरा कहानी है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स is called a covalent bond। तो आप कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं सर? हम किसी भी बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड तभी कहेंगे जब वो इक्वल शेयरिंग से बना हो बिटवीन टू एटम्स। आपने कहा ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा होगा और आपको बाद में कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले, तभी हम कहेंगे कि ये बॉन्ड क्या है, इसने भी अपना एक ही निकाला, इसने भी अपना एक ही निकाला। अच्छा सर, अगर हम कुछ ऐसा देखें, दो यहाँ पर और दूसरा एटम बी जिसके कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसने दो निकाला तो इसने भी दो ही निकाला, और आपको कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा जिसको आप बाद में डबल बॉन्ड कह रहे होंगे। ये ए और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर आपको अगर आपको यहाँ पर इस तरह की बॉन्डिंग दिख रही है तो आप कहोगे कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए तीनों जगह ऐसा नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, ये अपना 2 ही दे, ये अपना 4 दे दे, देन दैट बॉन्ड विल नेवर बी कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ही बस एक बात है, और यही हम नहीं समझ पाते। कई बार इतना ही पूछता है विच मॉलिक्यूल विल हैव ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हम नहीं समझ पाते, हमने डीप में स्टडी नहीं किया, बातों पर जोर ही नहीं डाला है। हमने बोला इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटी बात है, देखना कितनी बड़ी है आगे जाकर के। आपने बोला ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब शेयरिंग का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आपके पास या आपके घर में 2 भाई बहन है, मतलब 2 भाई है या 2 बहन है, तो एक मान लीजिए ए है और दूसरा भाई बी है, और दोनों का आपके मम्मी पापा का रूम नंबर 1 है, आपका रूम नंबर 2 है, दादा दादी का रूम नंबर 3 है। अगर मैं आपके ए से पूछूं कि तुम्हारा रूम कौन है, तो ये बोलेगा 2 है। बी से पूछूं कि तुम्हारा रूम कौन है, तो ये भी बोलेगा 2 है। मतलब कि जो चीज शेयर्ड होती है वो दोनों में काउंट होती है। अच्छा सर, फिर से, जो चीज शेयर्ड होती है वो दोनों में काउंट होती है। छोटी बात है फिर इंपॉर्टेंट है, छोटी बात हमेशा इंपॉर्टेंट। आपने कहा ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बचपन में पढ़ा है और बहुत आसानी से वहां 10th में तो और ही बेरागर्क कर दिया जाता था कि भैया कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से करो। अच्छा, अब इनको देखो तो ये हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ये इसका डुएट पूरा हो गया, इनका भी डुएट पूरा हो गया और इनका भी डुएट पूरा हो गया। और इसी चक्कर में देखो इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 2, एक इसका अपना वाला, एक बगल वाला। क्यों बगल वाले को क्यों अपना वाला बोल रहा है? बिकॉज दिस इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया था, ए से भी पूछोगे तो बोलेगा रूम नंबर 2 हमारा है, अब बी से पूछोगे तो भी बोलेगा रूम नंबर 2 हमारा, बिकॉज इट इज शेयर्ड। देयर इज अ डीप मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर्ड इन बॉन्डिंग। जो चीज शेयर्ड होगी वो दोनों में काउंट होगा। कार्बन से कोई पूछेगा तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये पूरा इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन ऐसा क्यों कह पा रहा है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी बोलेगा मेरा है और कार्बन भी बोलेगा कि मेरा भी है। आपने बोला ठीक है, छोटी सी बात है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या सर? अब आगे क्या? अब आगे 2 लोग आए जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी। कुछ लोग इसको बोलते हैं ऑक्टेट थियरी। कौन सा थियरी? ऑक्टेट थियरी। और कुछ और इनसे भी बड़े बड़े लोग इनको हिंदी में अष्टक सिद्धांत बोलते हैं। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है सर? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने से, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए डुएट यानी 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है? होने से ये होता है कि द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम स्टार्ट रिजेंबलिंग लाइक इनर्ट गैसेस।
और आपको पता है इनर्ट गैस विल हैव द लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स। इनर्ट गैस के अंदर बहुत ही कम टेंडेंसी होती है क्या करने की, तो आप बोलेंगे सर बॉन्ड बनाने की, तो वही बात होती है। तो इससे वैज्ञानिकों ने यानी कि लेविस और कॉसेल जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था, दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय, प्रोपाउंड मतलब होता है पहली बार किसी चीज को उजागर करना, हिंदी में कहते हैं प्रतिपादित करना। तो जो प्रतिपादित किया वो आदमी का नाम था, वो साइंटिस्ट थे एक्चुअल में लेविस एंड कोजेल। आपने बोला ठीक है, लेविस भाई साहब का जो मैक्सिमम काम है वो था विथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और जो कोजेल भाई साहब थे वो इनऑर्गेनिक के साथ चल रहे थे। तो अभी भी हम लोग जो आयनिक बॉन्ड पढ़ के आए वहां भी देखिए तो 2 8 1 और उधर क्लोरीन का 2 8 7, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो आउटर मोस्ट में 2 8 और उधर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन ने, तो 2 8 8। यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इस बात को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इस बात को फॉलो करते हैं कि भैया आउटर मोस्ट में ऑक्टेट आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज द स्पेक्ट्रा ऑफ द गिवन एटम विल स्टार्ट रिजेंबलिंग लाइक द स्पेक्ट्रा ऑफ इनर्ट गैसेस। और चूंकि इनर्ट गैसेस स्टेबल होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाकी के भी एटम इनर्टनेस की तरफ जा रहे हैं, और इनर्टनेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। इनर्टनेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जैसे आप इसको समझो, हम लोग को लगता है कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा स्टेबल है, बट ऐसा नहीं है। एक जरा एक क्लासिकल केस इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने आप को इमेजिन करिए जब आप स्कूल में थे, खासतौर से 9th क्लास में, बच्चे थोड़े ज्यादा ही पागल हो जाते हैं। तो मानो आप 9th में थे और आप लंच करके डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आप लंच करके अपना जो टिफिन है उसको साफ वाफ करके अंदर घुस रहे हैं, किसी को अंदर घुसते हुए टपली मार दिया, किसी कोई चल के जा रहा है उसके आगे पैर लगा दिया, नहीं होता है कि नहीं होता है? होता है सर। किसी का ऐसे बेंच पे बैठ के पढ़ रहा है उसका गर्दन दबा दिया, ये सब करते रहते हैं आप। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जस्ट आप खाना खा करके आए, तबाही मचा रहे हैं। अब जरा फर्ज कीजिए एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन करिए, सोचिए। एक सेकेंड सिचुएशन है, एंड द सिचुएशन इज कि आपको 6 दिन से खाना नहीं मिला है, खाना ही नहीं दिया मैंने, और अब आप उसी क्लास में हैं, क्या आप वो सब करेंगे? आंसर है नहीं। लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी। जब आपने खाना नहीं खाया, आपकी एनर्जी कम है, आप स्टेबिलिटी के साथ बैठे हुए हैं, ध्यान से एकदम बैठे हुए हैं, शांति से। आपने कहा ठीक है, लेकिन जब हायर द एनर्जी तो लोअर द स्टेबिलिटी, और लोअर द स्टेबिलिटी का मतलब हायर द रिएक्टिविटी। आप रिएक्टिव रहेंगे, ये वो करते रहेंगे। एटम भी सेम करता है। आपने बोला अच्छी बात, लेविस साहब, कौशल साहब, ऑक्टेट थियरी क्या होता है? द एटम हैज टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। मैं उतनी अंग्रेजी नहीं लिखूंगा, आपको हो सकता है कि यहाँ पर ये सारी बातें पता हो। इसके आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सीखनी। आपने कहा ठीक है सर सिखाइए। तो हम लोग यहाँ पर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर में जो पहली चीज सीखेंगे वो सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और मैं आपको कुछ बताऊंगा वहां पे, बहुत ही ध्यान से पूरे पूरे वीडियो को देखिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि काम की बात थोड़ी देर बाद आने वाली है। आपने कहा ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर रूल्स की, रूल्स फॉर ड्राइंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर, LDS बोलते हैं शॉर्ट में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपने कहा ठीक। फर्स्ट रूल है द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट should be the central element, should be the central element। क्या आपको बीच में किस एलिमेंट को रखना है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो, याद रखिएगा इलेक्ट्रो निगेटिव नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। आपने कहा ठीक है। सेकेंड, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी द सेंट्रल एलिमेंट कहो या सेंट्रल एटम कहो, ज्यादा अच्छा लगेगा, कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। तो आपको सेंट्रल एटम के चुनाव में बस 2 चीजों का ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एटम है इट हैज टू बी द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पास औकात ही नहीं है। इसके पास औकात है सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन रखने का आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहां से बॉन्ड बनाएगा बेचारा? एक बॉन्ड बनाएगा, इसका औकात खत्म हो गया। और फ्लोरीन इसलिए क्योंकि दुनिया का दी मोस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है, तो इससे कोई ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो होगा ही, वो बन जाएगा सेंट्रल एटम। आपने कहा ठीक है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट,
all the atoms should get zero formal charge। और इस बात को ही यहाँ से आज हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। 12th पास कर जाने के बाद भी क्लैरिटी नहीं रहती है बच्चों में। ऑल द एटम्स शुड गेट द जीरो फॉर्मल चार्ज। आपने कहा ठीक है, बट इफ देयर इज चार्ज, अगर चार्ज है आपके एलडीएस में, अगर चार्ज है, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should get the minimum negative charge, and electropositive atom should get minimum पॉजिटिव चार्ज। तो आपने कहा कि सर अच्छी बात, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, समझ में सिर्फ नहीं आया बस, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल द एटम्स शुड गेट जीरो फॉर्मल चार्ज, बट इफ देयर इज चार्ज, अगर चार्ज आना ही है, अगर बुरा होना ही है, तो देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज रहे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे मिनिमम पॉजिटिव चार्ज रहे, तो वो स्ट्रक्चर बाकियों की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। सर कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? द स्ट्रक्चर विच इज हैविंग नो चार्ज, जिसपे जीरो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। VE माइनस NBE माइनस BE बाई 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बहुत प्यार से दिखा रहा हूं मैं। मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, और आपको मैं सबसे पहले सबसे छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं शेप और ज्योमेट्री नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं सिंपली बना रहा हूँ CH4। अगर मैं CH4 में बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम होगा नहीं, कार्बन सेंट्रल एटम है। किसी ने पूछ दिया कि फॉर्मल चार्ज बताइए इसका, तो आप क्या कहेंगे? VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर? आपने कहा कि ठीक है सर, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4। क्यों 4? क्योंकि याद करो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ग्रुप नंबर 14 और P ब्लॉक का है, तो मैक्सिमम वैलेंसी क्या हो जाएगी? ग्रुप नंबर -10। तो ग्रुप नंबर -10 तो 14 - 10 बराबर 4। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप बिना पढ़े आ गए हैं, वापस जाइए लेक्चर 1 देखिए, पढ़ करके तब आइए। आपने कहा ठीक है सर, तो इसकी मैक्सिमम वैलेंसी हो गई 4, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, फिर से 2 2 4 2 6 2, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। 8/2 आप कहेंगे कि सर 4 - 4 यानी 0, और फॉर्मल चार्ज के लिए स्टार लगाते हैं, फॉर्मल चार्ज के लिए स्टार लगाया जाता है। आपने कहा अच्छी बात है सर, और कोई तरीका है क्या? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। याद रखना, मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर्मल चार्ज के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी को हिंदी में लिख रहा हूं। फॉर्मल चार्ज के लिए सिर्फ उस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, सर हिंदी में काहे लिख रहे हो, इंग्लिश में? ओ पता चलेगा बउआ। फॉर्मल चार्ज के लिए सिर्फ उस एटम के अपने इलेक्ट्रॉन को काउंट करें, शेयर्ड को नहीं। भूल से भी आपने कहा ठीक है। और अगर मान लीजिए उसकी मैक्सिमम वैलेंसी के बराबर आ जाता है, जितने एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, अगर उसकी मैक्सिमम वैलेंसी के बराबर है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे यहाँ पर कार्बन को देखो, तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन काउंट करो, खुद का, तो 1 2 3 और 4, 4 ही था, 4 ही है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो अगर आप खुद के इलेक्ट्रॉन इसके काउंट कर रहे हो मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैलेंसी थी 4, आपने बोला यस, और अभी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 4। दिस मींस व्हाट? 4 था, 4 है। सर यदि 5 हो जाता है इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज होता -1। अगर सर इसके पास 3 ही रहता, तो 3 रहता, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज रहता +1। एग्जैक्टली 4 होगा तो देयर विल बी नो चार्ज। तो या तो आप फॉर्मूला लगाएं, जैसे एक आध और देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। NB क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए किसी वजह से, देखेंगे अभी, वो भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि छोटा छोटा एटम के साथ, अभी छोटा छोटा मॉलिक्यूल के साथ खेलते हैं, पहले मजा आएगा। आपने बोला ठीक है, तो जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात होगी, तो अमोनिया को क्यों छोड़ोगे? पहले ये बताओ हमको, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी, आप कहेंगे सर ग्रुप 15 का है 5, और यहाँ लोन पेयर, तो आपने कहा कि NH3 इज अमोनिया,
हाँ सर, बिल्कुल यही है। अब फॉर्मूला लगाइए, तो मैक्सिमम वैलेंसी 5, डी माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? आपने कहा सर 2 बचे हैं, तो 2 लिख दीजिए। 2 ये लोन पेयर वाले ऐसे जो बनाते हैं, आपने कहा यस। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज था? 0। मजा ही आ गया। अगर हम ऐसे देखें, जैसा मैंने सेकंड रूल बताया है, तो इस नाइट्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 और 2 5, काम खत्म। स्ट्रक्चर आपको बना के देगा, फॉर्मल चार्ज आपको मान लीजिए कैलकुलेट करने बोला, जैसे यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ओ माइनस और ओ माइनस, आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, बोला सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज बताओ। यहाँ उसका खुद का इलेक्ट्रॉन गिन लो बस भाई, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, पचमा कहा गया सर। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 15 का है, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 15 माइनस 10 अर्थात 5 होनी चाहिए थी, जबकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने आप इसके ऊपर एक प्लस चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा, और मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मल चार्ज को हमेशा स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत प्यार से सुनिएगा। The most electropositive atom will be the central atom, पहला रूल। Second rule, hydrogen and fluorine can never be the central atom. Hydrogen and fluorine can never be the central atom. Good. There should be no formal charge on any atom. There should be no formal charge on any atom. But if there is a charge, जैसे भी नाइट्रोजन पे जबरदस्ती का चार्ज लाना पड़ा, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो आपने बोला ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन पे मिनिमम नेगेटिव है, यस सर, और नाइट्रोजन पे मिनिमम पॉजिटिव है, क्योंकि इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। आपको कैसे पता चल? याद होगा आपको, फिर ऑफिशियली न्यूटन ब्रो इतना सफरिंग चलता है, कितना रटवाया था आपको। इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, देन केमिस्ट्री विल बी द फन, अदरवाइज विल बी द फन ऑफ द स्नेक। समझ में आना चाहिए। चलिए, तो बड़ा छोटा छोटा बात है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है। बहुत छोटी बातें हैं बट बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कि एक मैं बड़ा एग्जांपल लूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको H2SO4 दे दे और बोले कि H2SO4 का एलडीएस बनाओ, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? सबसे पहले क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन सल्फर में कौन होगा? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है मेरे बच्चों 3.44, जिसको हम 3.5 भी लिखते हैं। सल्फर की है 2.68, मतलब सल्फर की तुलना में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब सल्फर होगा सेंट्रल एटम। बना लिया आपने सल्फर। सल्फर किस ग्रुप का है? ग्रुप 16, OS से टीपो, ओम सिंह से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो सल्फर के पास अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 1 3 1 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 16 का। आपने कहा ठीक है। अब देखिए, ये एक एसिड है, तो एसिड है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, उस पर भी चलेंगे। हिट एंड ट्रायल। आपने कहा ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन के साथ H, इधर ऑक्सीजन के साथ H, तो देखो ऑक्सीजन का भी अट्ठा पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो 6 वैलेंसी वाला ही था। और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ बहुत डीप में जाना है। अभी हम लोग ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अभी सल्फर का कोई बोले कि कितना फॉर्मल चार्ज है, तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम वैलेंसी 6 माइनस, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस Nb नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12/2, 12/2। आप फिर से कहोगे कि सर मजा आ गया। अगर सेंट्रल एटम पे 0 चार्ज है, सारे एटम पे फॉर्मल चार्ज 0 होना चाहिए, बट अगर सेंट्रल एटम पर 0 चार्ज है तो डीजे बजेगा। डीजे बजने का मतलब देयर विल बी स्टेबिलिटी मेरे बच्चों, देयर विल बी स्टेबिलिटी। आपने कहा कि अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है सर। देखिए, काम की बात अभी भी हमने नहीं की, अब करेंगे। मिटाते हैं इसको और चलते हैं काम की बात पे कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर से ड्रॉ करना सीख गए, और ये काम की बात करने के बाद देखना हम लोग और सीखेंगे बहुत कुछ। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने बोला ठीक है सर, जितना सिखा सकते हो। मेरा एक प्रश्न है कि सर जो सेंट्रल एटम चुना जाता है, जो हमने सेंट्रल एटम चुना कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी द सेंट्रल एटम, और उसके चारों तरफ उसकी मैक्सिमम वैलेंसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या सपना आया था हम लोगों को, या लेविस और कोजेल को सपना आया था कि ऐसा कैसे करें सर? क्यों हमने ऐसे रूल्स बनाए? कभी सर NH3 में आपने दिखाया कि लोन पेयर बच रहा है, कभी दिखा रहे हो कि बॉन्डिंग हो जा रहा है, ये चल क्या रहा है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि देयर इज ऑलवेज सम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड एवरी लॉ या एवरी रूल या एवरी स्टेटमेंट।
तो लेविस क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि अपने मन से नींद से उठा, बोला कि भैया आज से जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा सेंट्रल एटम मानना है, हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं, और अगर चार्ज फॉर्मल चार्ज जीरो रहे सब पे बहुत ही बढ़िया है, अगर रहना ही है चार्ज तो मिनिमम से मिनिमम रहे, यदि रहना ही है चार्ज तो कम से कम रहे। कैसे ये सब विचार आया जरा देखिए। हम लोग एक बात करने वाले हैं N1, N2, N3, N4 रूल की। बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा। सबसे पहला कि जब भी आपको कोई लॉ दे, रूल दे, तो उस बंदे का, उस आदमी का ये जिम्मेदारी है कि आपको बताना है कि इसको कहाँ चलाना है और कहाँ नहीं चलाना। एक फौजी के पास भी AK-47 होता है, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स, आपको पता है। और वही AK-47 अगर मैं किसी 12-13 साल के बच्चे के हाथों में दे दूं तो क्या होगा? समझ में आ रहा है आपको? वही अंतर है। जब भी कोई रूल आपको कोई बताए, आप जरूर पूछें कि सर इसको कहाँ उपयोग करना है, इससे जल्दी बताओ पहले कि कहाँ नहीं करना है। जहाँ नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल है N1, N2, N3, N4 रूल। चलिए, this rule is applied, this rule can be applied only to those compounds, only to those compounds which are इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अभी मैं आज के लेक्चर के अंत में आपको सारा डॉट्स कनेक्ट होगा, बहुत ध्यान से सुनना है कि आपका जो कंपाउंड है ना, यही सब बात आप नहीं समझते हो, फिर आपको LDS बनाने तक में दिक्कत होने लगता है। बताइए क्यों? चलिए, तो दिस रूल कैन बी अप्लाइड ओनली टू दोज कंपाउंड्स विच आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास न ज्यादा होने चाहिए और न कम होने चाहिए। ये क्या बात हुई सर? मतलब कि दिस कैन only be applied if octet rule follows or holds good जहां जहां फॉर द कंपाउंड, जहां जहां ऑक्टेट रूल अच्छे से फॉलो होगा वहीं वहीं पर आप इस रूल को लगाएंगे। ये रूल क्या बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आपको? मैं वो कहानी सुनाने वाला हूं जो लेविस और कॉसेल ने लगाया और उनको भैया सफलता मिली। आपने कहा क्या बात कर रहे हो? बताता हूं क्या बात कर रहा हूं। चलिए, N1 क्या होता है सर? N1 होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत प्यार से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहां से जो मैं बात करने वाला हूं इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि अगर ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई तो आपको फिर आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा। तो N1 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज आपको एंटिटी पे दिख रहा है, जैसे मान लीजिए सल्फेट लिखा हुआ है तो आपको 2 मोल निगेटिव चार्ज दिख रहा है, 2 निगेटिव चार्ज दिख रहा है। अगर मानिए कि HSO4 माइनस दिख रहा है तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो जो निगेटिव चार्ज है उसको संख्या में ऐड करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या में, क्योंकि चार्ज तभी आया निगेटिव जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव ऑफ पॉजिटिव चार्ज आप घटा लीजिए जितना पॉजिटिव चार्ज है। मैं सिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा सब कुछ। चलिए, दिस इज आवर N1। फिर आप कैलकुलेट करेंगे N2। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबलाइजेशन के लिए? आपने कहा सर 2 चाहिए, बस डुएट पूरा करना होता है। तो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, आपने कहा अच्छी बात है, प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम्स, क्योंकि दुनिया के बाकी सभी एटम्स को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन को 2 चाहिए। चलिए, N3 सर, N3 क्या होता है सर? आपने कहा ठीक है, N2 माइनस N1 यही है N3 की वैल्यू। और अगर आपको कोई पूछे, यह आपको दे देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। खूबसूरत बात है सर। और अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो आपको पता है एक पेयर में 2 होते हैं, तो आप जो N3 की वैल्यू निकालोगे उसको 2 से डिवाइड कर लेना, तो तुमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। आखिरी N4, N4 हो जाएगा N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। ये क्या दे देगा आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर
नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, नॉट इन्वॉल्व मेरे बच्चों, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में जा ही नहीं पाए। और आपको पता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर कर दो, पेयर। और नॉन बॉन्डिंग पेयर को ही हम क्या कहते हैं बहुत प्यार से, अलोन, यानी कि लोन पेयर। तो ये हो जाएगा N4/2। सर कुछ समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं, बताया कहाँ है कुछ। चलिए पहले तो ये बात दिमाग में ठूस ठूस के डालिए, दिस रूल इज ओनली वैलिड, क्योंकि ये रूल, इसी रूल को बनाया था उसने, क्या नाम था, लेविस और कौशल ने यही एनालिसिस किया था, और फिर बाकी के रूल्स उन्होंने डिराइव करे, यही रूल उन्होंने एनालाइज किया और बाकी के रूल्स अपने बनाए, और हमको यही नहीं पता चलता है, हम सिर्फ वो अंग्रेजी का रूल पढ़ के निकल जाते हैं क्वेश्चन बनाने, तो दिक्कत तो आएगी। आपने बोला ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें बच्चों, एग्जाम्पल यहाँ पर है HCN, पहला एग्जाम्पल। अच्छा, इट हैज टू बी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, सारा मतलब समझाते हैं। अभी हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसका हिट एंड ट्रायल से हमने एलडीएस भी नहीं बनाया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने नहीं जा रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ढूंढे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें, फिर बॉन्डिंग शुरू करें, सबका अट्ठा पूरा कराना, मतलब ऑक्टेट पूरा कराना, वो सब नहीं कर रहे हैं। पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम लोग N1 निकाल लेते हैं। आपने कहा ठीक है सर, हाइड्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 1 होगी, प्लस कार्बन की कितनी होगी 4, क्योंकि ग्रुप 14 का है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, तो कितनी होगी 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। N1 की वैल्यू आ गई 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10। N2, N2 क्या होता है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक, 2 इंटू 1 प्लस 2 अदर एटम इंटू 8, क्योंकि बाकी की दुनिया के जितने एटम्स है सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। आंसर कितना हो जाएगा 16 और 2 18। आपने कहा ठीक है। N3 क्या बताया था मैंने आपको, N2 माइनस N1, फटाक से निकालिए, 18 माइनस 10 बराबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में पक्के से जा रहे होगा पार्टिसिपेट कर, पक्के से जाएंगे। आपने कहा ठीक है, जाने दो। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स की संख्या, तो आपने कहा सर इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 4 बॉन्ड बन रहे होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर 4 बन रहे होंगे। अब N4 कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था N1 माइनस N3, यहाँ पर देखिए N1 माइनस N3, आपने बोला ठीक है, तो N1 की वैल्यू है 10 मेरे बच्चों, और N3 की वैल्यू 4 नहीं है 8 है, 8 किया तो आंसर क्या आ गया 2। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में जा ही नहीं पाए, लेकिन पेयर कितने होंगे, इसलिए लोन पेयर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर आप मेरी बात को यहाँ तक क्लैरिटी के साथ समझें, और हम लोग अभी तक खूब बढ़िया से आगे अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप जरा देखें इसको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने तय कर लिया है। अब जरा देखिए सेंट्रल एटम कौन होगा, इसमें से कार्बन होगा, आपने बोला ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर है, 3 बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ पर देखिए जैसे 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका अट्ठा पूरा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर हाइड्रोजन, आपने कहा मजा ही आ गया सर। अब देखो जरा डेटा को मैच कराओ, ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से बनाया है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, देखो 3 इधर 1 इधर, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन के पास 5 थे, 3 बॉन्ड बनाया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, लोन पेयर का लोन पेयर रह गया, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। अब जरा काउंट करो, इसमें N3 बॉन्ड पेयर की संख्या है 4, तो देखो 1 2 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बन गया। लोन पेयर की संख्या 1, तो नाइट्रोजन पर आ गया। तो बिना एक्चुअल में मॉलिक्यूल बनाए हम लोग ने बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर दिया कि किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे। और यही चीज हमने नहीं प्रेडिक्ट किया, लेविस एंड कौशल ने किया था, लेविस एंड कौशल ने किया था। लेकिन एक जगह धोखा खा गए, उनको लगता था कि दुनिया के सारे एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनके एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ही रहते हैं, बट ऐसा सही नहीं है। दुनिया में हाइपर वैलेंट कंपाउंड भी होते हैं जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी अपने आउटर मोस्ट शेल में अकोमोडेट करा सकते हैं। अच्छा, हाइपोवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन लेकर के भी अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। और दुनिया में ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऑड होती है, विषम होती है, तो वो तो कभी भी ऑक्टेट पूरा कर ही नहीं सकते। एक का ऑक्टेट पूरा करोगे तो दूसरे का घट जाएगा, दूसरे का करोगे तो पहले का घट जाएगा। देखते हैं बहुत आराम से, बहुत ही आराम से, दीज आर द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यहीं पर आपको समय देना है। चलिए ये यहां तक आप समझिए, मैं उस एग्जाम्पल को छोड़ रहा हूं और इस पार्ट को रब कर रहा हूं, बहुत ही प्यार से देखिएगा। हालांकि हजारों बार आपको बोलता हूं कि इसको शेयर करिए, थोड़ा तो भाई, थोड़ा तो मेरा भी हक बनता है यार एक बड़ी जनता तक पहुंचने का।
नहीं बनता है। आपने कहा कि सर नहीं बनता है, तो नहीं बनने दो, जब तो आपको लगेगा कि बनता है तो बनेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये CO2 मॉलिक्यूल है, मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लूंगा जहां इलेक्ट्रॉन का प्रिसीजन है, किसी के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो ये रूल फेल कर जाएगा, और जहां ये फेल करेगा वहां लेविस डॉट फेल कर जाएगा, क्योंकि लेविस के जितने भी रूल थे वो यहीं से तो आए थे, डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। आपने कहा ठीक है। जैसे मान लीजिए कि N1 कैलकुलेट करना है, कहीं चार्ज है क्या, नहीं है, तो टेंशन खत्म। पहला काम कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, ग्रुप 14 का है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 6, क्योंकि ग्रुप 16 है, लेकिन कितने एटम है, तो 2 इंटू 6, तो 12 4 16, 16। N2 की वैल्यू क्या होगी सर, 2 इंटू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 0, तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस 3 इंटू अदर एटम, 2 1 3, तीनों अदर एटम है, तो 3 इंटू कितना हो गया, 8, तो हो गया 24। आपने कहा मजा आ गया। अगर N3 निकालोगे तो क्या होगा, N2 माइनस N1 हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग में जाएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बॉन्ड पेयर की संख्या क्या हो जाएगी, 8/2, यानी कि 4 इसमें आपको पेयर दिखेंगे, 4 बॉन्ड्स दिखेंगे। हमने बनाया नहीं अभी तक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, एलडीएस पहले से पता है हमको। चलिए N4 निकालते हैं, N4 क्या होगा सर, N1 माइनस N3, तो N1 है 16 और N3 है 4, सॉरी 8, पेयर नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन, आंसर हो जाएगा 8। इसलिए लोन पेयर की संख्या कितनी होगी मेरे बच्चों, 8/2, यानी कि 4। अब जरा आप देखो कार्बन को, कार्बन ऑक्सीजन में से सेंट्रल एटम कौन बनेगा, आपने कहा सर कार्बन बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 है, तो कार्बन के दोनों तरफ बना दिए, क्योंकि इधर की तरफ भी ऑक्सीजन लगाएंगे, कॉमन सेंस है। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑफिशियली नेम है इसका हिट एंड ट्रायल, मैं इसको अंदाजिफिकेशन कहता हूँ। कौन सा मेथड है, अंदाजिफिकेशन। आपने बोला ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, 2 2 4 2 6, इधर भी ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। अब बाद में ये नहीं करना सर दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट से बना रहे हो, अरे बच्चे थोड़ी हम लोग यार, समझ रहे हो आप। चलिए, तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ 2 बॉन्ड जैसे ही बनेगा इस कार्बन का, देख लीजिए 4 और 4, ऑक्टेट पूरा हो गया। आपने कहा कि हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता, 8 पूरा, कार्बन मजे में है। ऑक्सीजन का सर 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी 8 पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, सब मजे में है, सब सब सब। अब हम भी मजे में, पूछो क्यों। आपने बोला 1 2 3 और 4, कितने बॉन्ड पेयर आए थे, 4। लोन पेयर कितने थे, 4, तो देखो 1 2, फिर डॉट बनाएंगे, फिर घबरा जाओगे, फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड एंड फोर्थ। Without drawing the structure, actually we can predict how many bond pairs and how many lone pairs will be there if the compound is electron precise, सबका ऑक्टेट या हाइड्रोजन के केस में उसका डुएट पूरा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं। चलिए एक और कंपाउंड करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और आप एक करते हैं और। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल आया NO3 माइनस, अब तो आपका चार्ज आ गया, आपने कहा ठीक है सर N1 कैलकुलेट करिए, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 5 प्लस 3 इंटू 6, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, प्लस निगेटिव चार्ज है तो ऐड कर देंगे 1, कितना हो जाएगा 23 1 24, 24 आ गया। N2 लिखिए मेरे बच्चों, N2 लिखिए, N2 क्या होगा सर, N2 इज इक्वल टू, आपने बोला कि सर N2 के अंदर हम काउंट करते हैं 2 इंटू हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 0, तो हटा दीजिए इस टर्म को, डायरेक्ट लिखिए 3 और 1 4, 4 एटम और चारों को 8 8 चाहिए, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। N3 निकालिए, क्या होगा N2 माइनस N1, आपने कहा 32 माइनस 24, आंसर शुड बी 8, 8 होगा, तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 4। अब इतना तो तय हो गया है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एलिमेंट है, और इसमें हम लगा रहे हैं अपना N1 N2 N3 N4 रूल, तो इतना तो तय है। क्या तय है, क्या तय है कि भैया बिना स्ट्रक्चर बनाए हम पहले ही जानते हैं कि इसमें 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बने होंगे, वो सिग्मा है कि पाई है कि क्या है वो सब देखेंगे, बट इतना तय है 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनने वाले। आपने बोला अच्छी बात है सर। अगर हम N4 कैलकुलेट करें तो वह क्या हो जाएगा, N1 माइनस N3, आपने कहा ये भी अच्छी बात है, तो N1 माइनस N3 करोगे 24 माइनस 8 16, इसलिए लोन पेयर्स की संख्या इस मॉलिक्यूल में 8 होगी। आपने बोला ठीक है। अब जरा गौर से देखो, अभी अभी बनाया था मैंने N डबल बॉन्ड O NO3 माइनस, तो एक ही माइनस है, इसका मतलब नाइट्रोजन को देखो फॉर्मल चार्ज प्लस लेगा, वो हमारा टेंशन है। हमारा टेंशन ये है कि 2 2 4 2 6, यहाँ 2 2 4 2 6 और यहाँ 2 2 4। अब बताइए कि लोन पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने बोला हो गए सर।
हो गए सारे के सारे। बॉन्ड पेयर कितने हैं तो देखो 1 2 3 और 4, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। आखिरी एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल ले लो आप। N2 हमको पता है कि ये प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू 2 इंटू 5, दो एटम है, दोनों की वैलेंसी 5 है तो 10। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने कहा 2 इंटू 8 तो हो जाएगी 16, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। आपने कहा N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 माइनस N1 मतलब 16 माइनस 10 बराबर 6। तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3। लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे N1 माइनस N3, 10 माइनस 3 बराबर 7। आपने कहा कि ये भी ठीक है सर, सॉरी 10 माइनस 6 ना होगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। आपने कहा ये भी ठीक है, इसलिए N4 की वैल्यू 4। तो लोन पेयर की संख्या कितनी, 4/2 यानी कि 2। आपने कहा ठीक है। अब जरा स्ट्रक्चर में देखो, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बन गया, हाँ एक इधर लोन पेयर एक इधर, सारा डेटा मैच कर गया आपस में। दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। आखिरी बात, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के जो रूल्स बनाए लेविस एंड कॉजल ने, उन्होंने काफी समय तक इसी मैथमेटिक्स का प्रयोग किया। उन्होंने N1 N2 N3 N4 रूल के आधार पे ही अपने रूल्स को डिवाइस किया, और उसके बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते थे, किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते थे। चलिए अब कहां पर जाकर के लेविस डॉट का रूल, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का रूल फेल हो जाता है, उसको जरा देखना है। आपने कहा देखिए सर, बहुत बढ़िया से देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्लैरिटी कॉन्सेप्चुअली आपको चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है सर, बहुत ज्यादा ध्यान से। चलिए, ऑक्टेट रूल इज लिमिटेड only to a few molecules. It fails to explain, it failed to explain 3 categories of compound या 3 types of compounds। एक एक बात मैं आपको क्लियर करूंगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत। 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, और ये 3 टाइप ऑफ कंपाउंड थे। फर्स्ट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपो नाम से पता चल रहा है, हाइपो मतलब कम, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। सेकेंड, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। और थर्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। अच्छा, हाइपोवैलेंट का क्या मतलब होता है सर, इफ सेंट्रल एटम इज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा था ना कि 8 पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, बट अगर सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइपोवैलेंट कहते हैं, बहुत ही प्यार से। हाइपरवैलेंट कंपाउंड, इफ सेंट्रल एटम इज हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। और ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, if the molecule is having odd number of electrons in total, कि आपको इन टोटल मान लीजिए कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल NO मॉलिक्यूल हो गया आपका, NO2 हो गया, एक्सेट्रा। देख लीजिए ना, 7 और 8, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 ऑड इलेक्ट्रॉन। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहाँ देखिए कितना है, 16 और 7, 23 इलेक्ट्रॉन्स। माहौल खराब है सर, माहौल खराब है। लेकिन हम लोग के लिए नहीं, हम लोग तो अभी अभी पढ़ के आए हैं कि N1 N2 N3 N4 रूल या लेविस ऑक्टेट रूल वहीं तक वैलिड होता जहां तक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल थे, सब अपना अपना ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन अपना डुएट पूरा कर रहा था। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर में सेंट्रल एटम के पास या किसी भी एटम के पास 8 से ज्यादा या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो चाह करके भी वहां
ऑक्टेट रूल नहीं लगेगा, या इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी का रूल नहीं लगेगा। आपने कहा ठीक है सर। देखो जरा, अब आइए जरा बेसिक मेरे बच्चों, बेसिक। जैसे मान लीजिए कि हम ग्रुप 13 के पास गए, तो ग्रुप 13 के अंदर क्या है, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। आपने कहा ठीक है। ग्रुप 13 की मैक्सिमम वैलेंसी क्या है, 3। क्यों, 13 माइनस 10 करेंगे 3 आएगा। तो सर जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है, तो ये बेचारा कहाँ से बनाएगा। मानिए BCl3 बना दिया, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, नीचे बनाइए, सुंदर दिखेगा। हालांकि बना कहीं सकते हैं, अभी तक हाइब्रिडाइजेशन तुमने पढ़ा नहीं है। तो BCl3 ऐसे बना दिया। देखो सेंट्रल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, BH3 बन जाए तो H H H। अच्छा, यहाँ पे भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। LiCl मैंने बोला था, फर्स्ट एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। आपको पता है बाकी सारे अल्कली मेटल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर एक्सेप्ट लिथियम, फाजांस रूल याद करिए। यहाँ भी देखिए LiCl है, तो इसके पास टोटल ही कितने इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, कितने हैं, एक था ही, और ये हो गया इनके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। मानिए BCl2 है, तो देख लीजिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो बात कोई गलत नहीं होती है, बस उस बात को कहने का तरीका गलत होता है। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल आप देख रहे हो जिनके पास सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, all of them will be either dimerizing or polymerizing, because every system wants to move from instability to stability by its own। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, because you want to be something, you want to crack JEE, you want to crack NEET। in the similar manner आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब याद करिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं कि आपका ये जो कंपाउंड है BH3, ये अपने आप से ही डाइमर बनाने लगता है, 2 मॉलिक्यूल एक साथ चिपक के जिंदा रहता है। अपना अपना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आसपास में क्या करेगा, एक झूठा वादा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, याद करिए। और यहाँ पर अब ये बोल रहा है क्या कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी हैं और इधर तुमको भी देंगे हम समय आने पर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डीलोकलाइजिंग। ये बॉन्ड बनने का मतलब थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन रुक गया है, ये तो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहा है। इसी केस में क्लाउड का शेप कुछ ऐसा बनाना जैसा हो जाता है। यहाँ पर भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, आगे दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी भी ध्यान रखिए कि इस बॉन्ड को हम लोग टाउ बॉन्ड बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। सिर्फ B2S6 के केस में इसको बनाना बॉन्ड कहा जाता है, सिर्फ B2S6 के केस में, क्योंकि इसका शेप जो क्लाउड का है ये बनाना जैसा अर्थात केला जैसा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो। अदरवाइज मान लीजिए कि कोई पूछे क्वेश्चन कि AlH3 में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कहानी तो यहाँ भी सेम है। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन से शेयर किया, बने कितने इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एल्युमिनियम AlH3 यूनिट आएगा, तो यहाँ भी डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये सारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, मतलब यहाँ एटम देखो 1 2 3, और इनके बीच में डीलोकलाइज करने वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टाउ बॉन्ड। बट इसको बनाना बॉन्ड कहने की गलती नहीं करना, क्योंकि यहाँ जो शेप होता है क्लाउड का ये बनाना जैसा नहीं होता है। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। तो सर देख लो जितने भी हाइपोवैलेंट कंपाउंड हैं अल्कली मेटल में तो यही दोनों है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम को कहते भी नहीं है हम इसीलिए क्योंकि इसका मेटल जैसा कोई गुण ही नहीं बेहुदा का, इसको आयनिक कंपाउंड बनाना चाहिए था, इट इज मेकिंग कोवेलेंट कंपाउंड। इसको देखिए यहाँ भी कोवेलेंट, यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सारे एंटिटीज एग्जिस्ट तो करते हैं बट लेविस डॉट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला आपको ये लोग भी अपना इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ाने पे लगा रहता है शेयरिंग के द्वारा, तभी तो डाइमेराइज कर रहा है, या BCl2 पॉलीमेराइज कर जाता है। क्या कर जाता है, पॉलीमेराइज। मैं हाइब्रिडाइजेशन में दोबारा से एग्जांपल दूंगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो, गैस से सॉलिड बन जाता है BCl2, सब सिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। अभी ये बता रहा हूं बस कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट कन्फॉर्मिंग, कन्फॉर्मिंग CONFORM वाला कन्फॉर्मिंग मतलब सहमति नहीं दे रहा है किसके, ऑक्टेट रूल के साथ। आगे बढ़ते हैं, और भी कोई कंपाउंड है क्या सर, बिल्कुल है। ये तो हो गए ग्रुप 13 वाले जो हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 8 से कम ही दिखाएंगे। आपने बोला ठीक है सर दिखाने दो। अब हम बढ़ते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड की तरफ। हाइपर वैलेंट नाम से ही पता हाइपर है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि कोई बोले H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ऐसे ही ना बनाओगे भाई,
डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। आपने कहा कि ठीक है सर, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को चुनोगे, दो एसिड है तो हमेशा OH बॉन्ड होगा तो OH बनाओगे, जो बच गया इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दोगे। अभी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दो दो चार दो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। याद करिएगा हमेशा कि आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, है ना, और इससे पहले हो जाएगा बोरन। तो ये सारे जो है ये पीरियड 2 के एलिमेंट हैं, पीरियड 2। और पीरियड 2 के एलिमेंट्स के अंदर क्या खासियत होगी कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s और 2p आएगा, मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल आएगा। और आपको पता है कि 2d डज नॉट एग्जिस्ट। इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है कि पीरियड 2 या एलिमेंट्स अप टू पीरियड 2 कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, कांट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ये सब अपना ऑक्टेट बढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके आगे में खाली ऑर्बिटल थोड़ी है। लेकिन मान लीजिए कि थर्ड पीरियड में अगर आप देखें, जैसे कि आपका सल्फर है तो ऑक्सीजन के नीचे है, मतलब सेकेंड पीरियड में ऑक्सीजन, तो थर्ड में सल्फर। तो सल्फर को देखें तो याद करिए SsP SPS 1 2 2 3 3 4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, मतलब आउटर मोस्ट में मेरे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो सर 3p के बाद क्या थर्ड लेवल पे 3d एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। और 3d वैकेंट होगा, 1 2 3 4 5 डब्बे। आपने बोला ठीक है सर। एक आखिरी बार फिर से वो लाइन सुनाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इफ इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल एंटर एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, even if a single electron will enter at a particular energy level, all the orbitals of that level will be formed quickly, though they will be vacant। जैसे ही आप थर्ड फ्लोर पे एक इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गया ना, तो थर्ड फ्लोर पे जितना भी रूम बनना चाहिए एटम के वो बन जाता है, भले वो खाली रहे, समय आने पर उसकी जरूरत पड़ती है। इसी को कहते हैं ऑक्टेट का एक्सपेंशन। यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों रख पा रहा है सल्फर? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। हाइब्रिडाइजेशन में और क्लैरिटी मिलेगी, बट इतना तो समझ लो यार कैसा होता है। मान लीजिए कि एक अपना पास मॉलिक्यूल है जिसका नाम है PCl5। फॉस्फोरस इसका सेंट्रल एटम है, क्योंकि ये पता है कि भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सारे का तो नाम हम जानते ही है। फिर ऑफिशियली न्यूटन बुडो इतना सफरिंग चलता है, आपने कहा जानते हैं सर। तो सर इसका मतलब क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉस्फोरस होगा, तो फॉस्फोरस को बीच में रखिए, यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। तो आपने बोला कि सर अच्छी बात है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 5। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद करिए कि नाइट्रोजन के नीचे नहीं आता फॉस्फोरस बहुआ। तो जो भी एलिमेंट थर्ड लेवल या उससे नीचे हैं, दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एक्सपेंडेड ऑक्टेट दे कैन हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स विद देम। इसी को कहते हैं कि भैया ना हाइपोवेलेंट कंपाउंड इस बात को मान रहा है, किस बात को? ऑक्टेट रूल को। इसलिए मैंने कहा बहुत कम मॉलिक्यूल है। लेकिन ये कहा किसके लिए कह रहा हूँ? इनऑर्गेनिक वाले। ऑर्गेनिक में तो सारे ही मॉलिक्यूल ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहां तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। ये नहीं सर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक, नहीं नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ बहुत ही कम मॉलिक्यूल हैं जो इसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज तो सबका अपना अपना दुनिया है। दैट्स वाई यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल व्हाइल स्टडिंग केमिस्ट्री। आपने बोला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइपरवैलेंट पढ़ लिया। अब सबसे खतरनाक आते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास। आपने कहा जाओ सर, कुछ नहीं कहेंगे। चलिए थर्ड एग्जांपल, कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को, उनको ऑक्टेट रूल से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा दिखाइए सर। तो थर्ड पॉइंट, ऑड इलेक्ट्रॉन और सिस्टम। आपने कहा ठीक है। जैसे मान लीजिए NO है, तो N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी सर, आप कहेंगे कि सर इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 5 होती है, मतलब इसके पास इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 2 बॉन्ड में चला गया तो 5। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन के घर में DJ बच चुका है, क्योंकि देखो इसका 8 पूरा हो गया, इसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं? 1 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। आप चाह करके भी कभी नहीं पूरा करवा पाएंगे, नहीं पूरा करवा पाएंगे। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे NO2 N डबल बॉन्ड O। देख लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इसके भी थे। अब दूसरा ऑक्सीजन यहाँ है और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। तो यहाँ पर तो इसका 8 पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा और इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।
और जैसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे एन डबल बॉन्ड हो, एन पे प्लस जहां से इलेक्ट्रॉन गया था और जहां पहुंचा था वहां माइनस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है। या तो आप एरो दिखाओ, या तो एक डंडी जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां पॉजिटिव क्लाउड डेवलप हुआ पार्शियल चार्ज तो प्लस, और जहां पहुंचा वहां माइनस। आपने कहा ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई हम ही को टोकेगा सर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यस यू आर राइट, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस ही लिखना चाहिए, बट इतनी सारे जगहों पे प्लस माइनस हम लोग लिखने लगे कि अब उसको सही मान लिया जाता है। आप प्लस भी लिखो तो कोई कुछ कहेगा नहीं आपको। तो चलिए, और इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अच्छा यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में भी नहीं आएगा, बस मैं समझा देता हूँ। इसको कहते हैं हाफ बॉन्ड कॉन्सेप्ट। ये आपको समझ में तब आएगा जब आप मॉलिक्यूलर और वाइटल थियरी पढ़ेंगे। अभी तत्काल के लिए मैं खाली समझाता हूँ इसका स्टेटमेंट क्या होता है। If one electron or three electrons are present between any two atoms, then the bond formed will be called an आधा bond। मैं मजाक कर रहा हूँ सर, अपने मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। If either one or three electrons are present between any two atoms, then the bond formed will be called a half bond। कैसे सर? जैसे मान लीजिए हाफ बॉन्ड कॉन्सेप्ट इधर ही कर देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन था और यहाँ ऑक्सीजन था, तो दो बॉन्ड तो बना हुआ था और इसके पास थे चार और इसके पास था यहाँ पर एक और यहाँ पर दो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो किसी भी तरीके से, एक साइंटिस्ट है उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है, तीसरा फिर ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों का तो स्पिन कंप्लीटली कैंसिल आउट हो रहा है, इसका प्लस हाफ इसके माइनस हाफ से, तो हमको नेट जो बॉन्ड बनाने में जो मदद कर रहा है वो तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा रहा है। आपने बोला यस। अगर आप देखें दोबारा इसको बहुत गौर से देखना, तो ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन में छोड़ रहा हूँ, नाइट्रोजन के दो छोड़ रहा हूँ, और ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन लेके आया मैं, और इधर नाइट्रोजन का ये वाला जो था सिंगल वाला ये ले लिया। मैंने क्या बोला, व्हेन आइदर वन, या तो वन और तीन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू एटम्स, देन द बॉन्ड फॉर्म विल बी कॉल्ड अ हाफ बॉन्ड। तो देखिए ये पूरा बॉन्ड है, यस, ये पूरा बॉन्ड है, यस, तो यहाँ सिर्फ यही दोनों होता तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता, टू, लेकिन देखो ये तीनों मिल करके कितना बॉन्ड बनाएगा, आधा बॉन्ड, यानी 0.5। दैट्स व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज सेड टू बी 2.5, दो पूरे बॉन्ड और एक आधा बॉन्ड। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, देखिए क्या प्रश्न उठता है, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने कहा ठीक है सर रब कर दूं, देखिए बहुत प्यार से देखना है आपको, मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ लेविस डॉट स्ट्रक्चर का एक ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, एक ऐसा अप्रोच दिखा रहा हूँ साइंटिफिक जिसके थ्रू आपको पढ़ना चाहिए। जो टॉपिक जितना थ्योरेटिकल है उसको उतना मैथमेटिकल बना के पढ़िए। इट विल रिटेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट विल रिटेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम, दैट इज डिफरेंट थिंग। उससे भी बड़ी बात कि आपको समझ में आएंगी चीजें, और जब समझ में आएगा ना केमिस्ट्री, तो आपको कॉपी किताब छोड़ने का मन नहीं करेगा। और तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट समझ में आ गया तो तीनों समझ में आने लगे, यही चमत्कार है। आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एक आदमी था जिसका नाम था सडगेंस, सडगेंस सिंगलेट कॉन्सेप्ट, सडगेंस सिंगलेट कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए गौर से सुनिए, उन्होंने कहा कि यार ये तुम लोग मजाक बना दिए मेरे भाई का। कौन से भाई का? लेविस और कॉजेल का। तुम लोगों ने ऐसा मजाक बनाया कि एक आदमी इतना अच्छा थियरी लेकर के आया कि चारों तरफ डीजे बज रहा था कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबिलिटी उनकी काफी अच्छी हो जाएगी, बिकॉज उनका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है दैट विल स्टार्ट रिजेंबलिंग लाइक द स्पेक्ट्रा ऑफ इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैसेस चूंकि रिएक्टिव नहीं होते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, इसलिए ये सारे भी स्टेबल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था, अच्छा डीजे वीजे बज रहा था, खूब अच्छा। लेकिन यार तुम लोग कुछ ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपने फॉलो कराया, फिर आप हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट और इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके आ गए और कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में रखे वही स्टेबल हो और बाकी अनस्टेबल हो। इतना मेहनत पे पानी नहीं फेरने दूंगा, मैं अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तुम लोगों ने कहा ठीक है भाई दे दो। उन्होंने कहा कि सेंट्रल एटम तब तक कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा जब तक उसका खुद का अट्ठा पूरा नहीं होता है। आप कब किसी को कुछ देते हो? जब आपको अपने से ज्यादा हो जाए, है ना, देन यू थिंक अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी।
या किसी को भी अपने घर में भी, आपके पास एक पेन है, मैं ही क्लास में जाऊं बोलूं आप हमको पेन दो थोड़ा लिखना, आप बोलोगे देखो सर अब हम लोग कलयुग के बच्चे हैं, अपना खरीद के ले आओ, एक ही पेन है, हाँ बोलोगे तो आपका अपना पेट भरेगा तब ना दूसरे को दोगे। तो वही बात बोला सगडेन ने कहा, बहुत बहुत प्यार से सुनिएगा, अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। स्टेटमेंट इज कि द सेंट्रल एटम विल कीप ऑन sharing electrons, will keep on sharing electrons till the total number of electrons in its outermost shell reaches 8, या द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल रीचेज इट, और इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं टिल इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? सर्डगेन साहब किसको सपोर्ट कर रहे थे? लेविस कॉसल को, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी या ऑक्टेट थ्योरी को सही बताने की कोशिश कर रहे थे। देखिए क्या कह रहे थे इन्होंने, कहा कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप PCl5 बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चर, तो बनाइए, बिल्कुल बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक फॉस्फोरस जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 5 है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल बना रहा हूँ क्योंकि मेरा देखा हुआ मॉलिक्यूल है। तो आपने कहा देखिए ये शेयर किया और ये शेयर किया और ये शेयर किया, 3 जैसे शेयरिंग हुए, अब फॉस्फोरस का अभी राइट नाउ स्टेप 1 यहीं पर इसका क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा होगा, ये तीनों कोवेलेंट बनेंगे, 8 पूरा हो गया, अब बाकी के जो 2 क्लोरीन है उनको सिंगलेट से इलेक्ट्रॉन, ये आधा आधा इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था ना कि इस एरो में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जो इसका टर्मिनल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है तो एक टर्मिनल हटाना होगा, तो वही तो किया है मैंने, एक टर्मिनल। इसी को कहते हैं सिंगलेट ट्रांसफर। अपना पेट भरने के बाद आप अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हो, शेयर करते हो, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट ट्रांसफर। तो कभी बच्चों क्वेश्चन आए कि एज पर सडगेन्स कॉन्सेप्ट हाउ मेनी बॉन्ड्स आर प्योरली कोवेलेंट इन PCl5, आंसर विल बी 3, लेकिन लिखना पड़ेगा उसको कि किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से? सडगेन्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपने बोला ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, देखिए तीनों प्योरली कोवेलेंट है, लेकिन इन दोनों में चूंकि एक ट्रांसफर होने का, देखो शेयरिंग वाया ट्रांसफर, ये एरो बन गया, मतलब क्लाउड ज्यादा फॉस्फोरस का खींच गया है, इसलिए आगे जाके आप पढ़ोगे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्मॉलर देन द एक्सियल बॉन्ड्स, या एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। आपने बोला मजा ही आ गया सर। देखो जरा, जैसे H2SO4 अभी अभी हम लोगों ने बनाया था ऐसे, लेकिन अगर पूछेगा कि सगडेन के हिसाब से ये क्या ये स्ट्रक्चर सही है, तो आंसर हो जाएगा गलत। कौन सा सही है सर? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, हमको साफ साफ कहा कि भैया ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। जैसे ही सल्फर अपना 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, अब ये क्या करेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से, दूसरा सिंगलेट से, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से और दूसरा सिंगलेट से ट्रांसफर करेगा। इज दिस द करेक्ट स्ट्रक्चर? यस, बट किसके हिसाब से? सडगेन के हिसाब से। आगे जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप पढ़ेंगे इसी को कि इसका स्ट्रक्चर H2SO4 का ऐसा भी हो सकता है कि यहां से कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, सॉरी, ट्रांसफर वाया शेयरिंग, और इसमें सेमी पोलर नेचर आ जाए बॉन्ड में। इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉट कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट 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 बॉन्ड। आपने बोला ठीक है, बहुत ही प्यार से। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरह। अब आते हैं आगे। मान लीजिए कि क्वेश्चंस अगर हमसे कुछ पूछे जाए, जैसे हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कोवैलेंट bonds are there in IF7, और बगल में लिख दिया जाए कंसीडर सडगेन्स कॉन्सेप्ट,
कि आपको बताना तो है लेकिन किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो सडगेन के हिसाब से। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। अच्छा, आपको मैंने सिखा रखा है आयोडीन बनाइए, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, आयोडीन। वैसे भी फ्लोरीन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। यस, ग्रुप 17 का है तो इसके चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन बनाने की कृपा करें। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपने बोला कर दिया। अब 7 फ्लोरीन अटैच होंगे, तो जैसे ही पहला फ्लोरीन अटैच होगा, अब देखो क्या हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 ये वाला 8, 8 पूरा हो गया। तो बाकी के जितने भी बॉन्ड बनेंगे, बाकी के मेरे बच्चों जितने भी बॉन्ड बनेंगे, वो सारे बॉन्ड सिंगलेट ट्रांसफर से बनेंगे। ऐसा लेविस डॉट के हिसाब से कि सडगेन के हिसाब से, तो आंसर है सडगेन के हिसाब से। तो देखिए कितने ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सिर्फ एक है इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला। बाकी के सारे बॉन्ड पार्शियली आयनिक हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने का एक सेंस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हाइपरवैलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर हाइपोवैलेंट। समराइज कर रहा हूं चीजों को। आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि बॉर्न-हैबर साइकिल और कैपेसिटेंस की इक्वेशन का उपयोग क्या है, और उस पर हमने एक न्यूमेरिकल करा। आपने बोला ठीक है सर। फिर हम लोग आए कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मैंने बोला था आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर या कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर थोड़ा सा भी अनइक्वल शेयरिंग हुआ, दैट बॉन्ड विल नॉट बी कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये 6 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहलाएंगे, भले ही सडगेन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही, बट इट इज करेक्ट। आपने कहा ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उनका जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन करने में हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी द सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। इफ वी नीड या इफ वी वांट टू ड्रॉ a very stable Lewis dot structure, the formal charge on each atom, the formal charge on each atom should be 0. If not, then the more electronegative atom should get the minimum negative charge and the more electropositive atom should get the minimum positive charge. चार्ज दोनों जगह मिनिमम ही होना चाहिए। आपने बोला ये भी पढ़ा सर। फिर हमने देखा कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बनाते हैं, बहुत कम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फिर मैक्सिमम में हाइपरवैलेंसी, हाइपोवैलेंसी एंड ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दीज 3 काइंड्स ऑफ compounds cannot be explained by using लेविस डॉट रूल, बट उसी समय सडगेन आते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी सेंट्रल एटम तब तक ही कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता रहेगा जब तक उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इट विल हैव अ टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन वाया सिंगलेट ट्रांसफर्स, एंड दोज सिंगलेट ट्रांसफर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने आज करी हैं, आगे और भी डिटेल में देखेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी पे पहुंचेंगे। बट आई होप कि आपको मजा आया होगा। बहुत आराम से देखिएगा, पॉज कर करके देखना है, और जहां भी आपको दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाला है और प्रोफाइल पे भी डाला है, तो आप वहां पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए उसको खूब अच्छे से। होप कि आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा होगा। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो जरूर से इसको शेयर करिए बाकी पढ़ने वाले बच्चों के साथ। आभारी रहूंगा। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।